हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फेज 1 एग्जाम को लेकर के आपके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज चल रही हैं या बहुत सारे डाउट्स हैं इस एग्जाम के लेवल को लेकर के कि किस लेवल का एग्जाम आता है, किस कंपोनेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनका लेवल क्या रहता है, क्या चैलेंजेस आपको इन कंपोनेंट्स में देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर और उनका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का लेवल क्या है, अगर ये टफ है तो क्या चैलेंजेस है और व्हाट कैन बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसलिए कह रहा हूं एंड तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे इस वीडियो के एजेंडा से। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 कि एग्जाम क्या वास्तविकता ये है कि एग्जाम टफ है, क्योंकि मैंने सुना है अपने दोस्तों से जो आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से कि फेज 1 का जो लेवल है वो टफ होता जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और अगर टफ है तो क्यों टफ है और क्या बेस्ट सॉल्यूशन है, यही 3 पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम ईयर बाय ईयर एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर मैं पिछले 6 साल के पेपर को उठा करके देखूं, फेज 1 एग्जाम की हम बात यहां पे कर रहे हैं, कोई भी थोड़ा सा मिसगाइड मत हो जाइएगा किसी भी तरीके से, हम बात सिर्फ फेज 1 की कर रहे हैं। तो फेज 1 का पेपर 2017 में टफ था, 20 और 18 में ये मॉडरेट था और 21, 22 और 23 के अंदर ये पेपर डिफिकल्ट था। आप पूछेंगे सर आपका आधार क्या है, बेस क्या है ये स्टेटमेंट देने के पीछे? तो बेस है कट ऑफ। अगर मैं बात करूं फेज 1 की ओवरऑल कट ऑफ तो 2019 में इट वाज अराउंड 120। तो आप सोच सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कि पेपर मॉडरेट लेवल का है। और अगर मैं 2023 की कट ऑफ की बात करूं तो इट वाज 54 पॉइंट समथिंग। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग द एग्जाम वाज टफ। तो ये आपका आइडिया लगाती है कट ऑफ कि जिस साल कट ऑफ अगर ज्यादा गई है तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट या इजी होगा, कम गई है तो दैट मीन्स टफ आ रहा है। ठीक है, अब हम यहां पे डिस्कशन करेंगे कंपोनेंट वाइज। ठीक है, कि 4 सेक्शन पूछे जाते हैं फेज 1 में, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, जहां पे क्वांट का के अंदर आपके क्या चैलेंजेस है मैं बताऊंगा। गुरकीरत सर है वो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे और मेघना मैम रीजनिंग और जनरल इंग्लिश के बारे में फिर से मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये इसका लेवल क्या रहता है, क्या चैलेंजेस और उनका क्या सॉल्यूशन है। सबसे बड़ी बात ये है सिर्फ चैलेंजेस पता नहीं करने हैं, सॉल्यूशन भी क्या हो सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन से। अब सबसे पहले मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो इस सेक्शन से 30 क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं और 25 मिनट आपको मिलते हैं इनको सोल्व करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं होती बच्चों से। क्यों? क्योंकि पेपर टफ है भाई। तो सेक्शनल कट ऑफ जाती है पिछले 2 साल में 4.5 मार्क्स। तो ऐसे क्या चैलेंजेस है, ऐसी क्या दिक्कत आती है पेपर में कि 4.5 मार्क्स नहीं आ रहे, वही तो डिस्कशन करना है। तो शुरुआत करते हैं 1 बाय 1। तो मैंने पिछले 3 साल के पेपर उठाए, आरबीआई ग्रेड बी 21, 22 और 23, इन तीनों साल के पेपर का एनालिसिस मैं यहां पे ले रहा हूं, जिसके बेस पे मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं जो आपको ये साबित करेंगे कि ये पेपर वाकई में टफ है। और क्यों टफ है उसका आंकलन भी लगा सकते हो आप। तो पहली चीज क्या है, जो क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं आजकल पेपर में वो स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन है। अगर आपके पास सिंगल इंफॉर्मेशन है तो उसे सोल्व करना शायद डिफिकल्ट भी हो, तो शायद कम टाइम लगता है उसे सोल्व करने में, लेकिन स्टेटमेंट अगर ज्यादा है 3-4 तो उनको बनाने में हमेशा समय लगेगा। आप कहोगे सर एग्जाम्पल से बताइए ना, आप यहां पे देखिएगा, जैसे ये प्रोब्लेमोनेजिस से पूछा गया एक क्वेश्चन है जिसपे 4 स्टेटमेंट उसने दे दी लास्ट ईयर के एग्जाम में, और इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ के सोल्व करना, इसकी अगर इंफॉर्मेशन भी पढ़ो तो 2 मिनट लग जाएंगे आपको, और 4 स्टेटमेंट सोल्व करना 3-4-5 मिनट से पहले का काम नहीं होगा। दैट इज वाई पेपर इज टफ। अगर आप यहां पे देखेंगे, आप देखो नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है, अगर आपको सिर्फ यहां से पी की वैल्यू ढूंढनी हो तो शायद आप जल्दी सोल्व कर लें, लेकिन उस पे बेस्ड अगर 3 इंफॉर्मेशन और चेक करनी है तो टाइम आपका डबल लगेगा, इसलिए पेपर टफ है। ठीक है, दूसरा आप दूसरे टॉपिक उठा लीजिए, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो यहां से देखो स्टेटमेंट है, आप अर्थमेटिक में कोई ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो पेपर है उसमें 15 क्वेश्चन तो डीआई से ही आ रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन बच गए उनमें से मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड या क्वांटिटी कंपैरिजन जो भी है वो आपके सामने है अभी। ठीक है, तो एक चैलेंज तो ये है। दूसरा चैलेंज क्या है,
कि पैटर्न में चेंज हो रहा है। जब एक ही पेपर लगातार सालों में होता है तो स्वाभाविक है कि उसका पैटर्न बदलेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा। तो यहां पे भी बदल रहा है। आप नॉर्मल तरीके से पढ़ के गए, पेपर में जाके उसने अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी या पूछने का तरीका चेंज कर दिया, तो वो बड़ा चैलेंज हुआ ना। आप जैसे यहां देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन है, हालांकि इजी है, लेकिन आपने नॉर्मली पढ़ा है, 2 रूट निकाल के कंपेयर करना, यहां उसने कुछ और दे दिया। सीरीज में आप देख सकते हैं सिंपल सीरीज की बजाय साथ में स्टेटमेंट अटैच कर दी। अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखेंगे, अब यही क्वेश्चन अगर सिंपल सिर्फ नॉर्मल हो बिना यहां ब्लैंक्स दिए तो सोल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको ये 3 ब्लैंक डाल के यहां चेक करने हैं कि कौन सा सही है तो टाइम ज्यादा लगेगा। सिंपली आप यहां देख सकते हो। तीसरा चैलेंज, अब दूसरा चैलेंज की बात कर रहे हैं अभी हम, तो यहां पे आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन देख लो। अब 2 सीरीज दे दी, यहां पी और क्यू फाइंड करना है, फिर उनका एलसीएम निकालना है, तो भाई लेंदी होता जा रहा है, इसीलिए टेढ़ा काम है, इसलिए कट ऑफ कम जा रही है। ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोच यूज करनी पड़ेगी आपको पेपर में। वो स्मार्ट अप्रोच क्या है, बहुत बार हमने हमारे यूट्यूब सेशंस में डिस्कस की है, आज भी बता देंगे, एंड तक सेशन को देखना। ठीक है, जो तीसरा चैलेंज है वो ये कि अर्थमेटिक और कैसलेट डीआई भी है। नॉर्मल डीआई से हटके डीआई भी पूछ रहा है, जो कि अर्थमेटिक और कैसलेट पे है। जैसे आप ये देखोगे, ये जो डीआई है ये एलिगेशन मिक्सचर पे बेस्ड डीआई है। ठीक है, ये डीआई प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड डीआई है। ये आप डीआई देखोगे, ये कैसलेट डीआई है, मतलब जहां कोई टेबल पाई चार्ट बना के नहीं, नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब इस इंफॉर्मेशन को पहले टेबल की फॉर्म में चेंज करोगे, फिर इस पे पूछे गए सवाल सोल्व करोगे, तो फिर 6-7 मिनट 10 मिनट से पहले ये कैसे डीआई सोल्व हो जाएगा। यही बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक चैलेंज ये भी है कि क्वांटिटी कंपैरिजन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आ रही है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहां पे देखो कि ये क्वेश्चन आपको देख के लगेगा कि ये तो अलजेब्रा की कोई आइडेंटिटी से सोल्व होगा, लेकिन ये वैसा सवाल नहीं है। यहां आप नॉर्मल ए बी की वैल्यू उठा के पुट करके भी सोल्व कर सकते हो, बट आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप वैसी चीज लगा पाते हो कि नहीं। आप यहां देखेंगे सर्ट्स और इंडिसेस के रूल यूज हो रहे हैं। आप यहां देखो क्वांटिटी कंपैरिजन, यानी एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्वांटिटी पे कुछ इंफॉर्मेशन, दूसरी पे कुछ, दोनों को निकाल के कंपेयर करो, तो इट इज गोइंग टू बी टाइम टेकिंग। दैट इज वाई एग्जाम बिकम डिफिकल्ट ईयर बाय ईयर। ठीक है, समझ पाए कि नहीं कहानी। तो ये ओवरऑल कहानी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की, जो इस पेपर को टफ बनाती है। बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, वीडियो को एंड तक देखना, एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा चारों सब्जेक्ट का। लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्ट लेवल क्या चैलेंजेज है वो। तो क्वांट के बाद कहानी रीजनिंग एबिलिटी की होगी। तो रीजनिंग में मैं मेघना मैम को ही बुलाऊंगा यहाँ पे कि वो आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या चैलेंजेज है और क्या मुश्किल है रीजनिंग वाला सेक्शन भी। तो इन बातों पे चर्चा करते हैं मेघना मैम से। तो मैम सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्वांट की भांति क्या रीजनिंग भी डिफिकल्ट आ रहा है? सर डिफ़िकल्टी लेवल तो सबसे पहले कट ऑफ से ही पता चलता है। जैसे क्वांट की कट ऑफ भी इतनी कम है, वैसे ही रीजनिंग की कट ऑफ भी 60 में से 9 जाती है। मतलब इस साल हमने जब लास्ट ईयर देखा था 2023 में, तो 9 कट ऑफ गई थी, और वो भी बच्चों से मतलब क्लियर नहीं हुई थी। तो अगर 9 कट ऑफ जा रही है तो दैट मीन्स डेफिनेटली सीट्स तो उतनी ही होती हैं, बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी कट ऑफ कम है। तो क्या चैलेंजेस है मैम, कौन सी चीजें हैं जो रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन को डिफिकल्ट बनाती है आपके नजरिए से? वो 2-3 चीजें बताइए जिनसे बच्चों को ये आइडिया लगे कि आपको इन चीजों पे अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो रीजनिंग की कट ऑफ निकालना ईजी होगा आपके लिए। सबसे बड़ा चैलेंज तो जो पेपर का लेवल है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट। ठीक है, क्या होता है, आप क्या करते हो, पढ़ के जाते हो आप इजी लेवल, बट एग्जाम में आपका आ रहा है डिफिकल्ट लेवल, तो प्रैक्टिस भी आपको इजी लेवल की ही, डिफिकल्ट लेवल की ही करनी है। दूसरा चैलेंज आता है न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। अब आप देखोगे क्वेश्चंस का जो लेवल तो इंक्रीज हो गया है, बट वो पैटर्न भी उनका चेंज हो गया है जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। तीसरा आपका चैलेंज है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लेंदी होते हैं। आपकी पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, ये क्वेश्चन जो हैं वो लेंदी आ रहे हैं, तो कहाँ से आप क्वेश्चंस को निकालोगे? तो मैम कुछ ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, न्यू पैटर्न क्वेश्चन है या क्वेश्चंस लेंदी हैं या उनका जो लेवल है वो चेंज होके आ रहा है, आप कुछ एग्जांपल दे के हमें बता सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन है, सो दैट स्टूडेंट्स उन पे काम कर लें और मे भी उनकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सोल्व हो जाए।
बिल्कुल सर। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका, वैसे तो बहुत छोटा सा लग रहा है, बट इसमें 5 से 6 मिनट ही आपको डिकोड करने में लग जाते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा है। आपको सिंबल्स का लॉजिक फाइंड आउट करना है, आपको लेटर का लॉजिक फाइंड आउट करना है, आपको नंबर्स का लॉजिक फाइंड आउट करना है। तो आपको 3-3 चीज़ों का लॉजिक एक साथ फाइंड आउट करना है, और वो भी गारंटी नहीं है कि आप 5 से 6 मिनट लगाने के बाद भी इसको सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा ये पजल है हमारी, ठीक है, इतनी बड़ी पजल है, इसको हमको 7 से 8 मिनट अच्छे से डेटा को पढ़ने और समझने में लग जाते हैं। और वो 5 से 7 मिनट बाद आपको इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक टेबल बनानी होगी, जिसमें आपको एक बार में ही पढ़ने के बाद, ये पजल पढ़ने के बाद अच्छे से आप टेबल बना पाओ। और फिर वो भी गारंटी नहीं है कि आप वो क्वेश्चन सही कर रहे हो, कहीं ना कहीं आधे में चल के ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हो, इसमें बहुत सारे केसेस बनने लग जाते हैं, जिससे आप क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हो, राइट। फिर ये हमारी सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट भी इतनी लेंथी ही आती है आपकी, अगेन आपके 7 to 8 मिनट इसको सिर्फ पढ़ने में ही लग जाते हैं। देन ये इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। अब इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में आपको डिकोड भी करना होता है कि क्या लॉजिक लग रहा है, उसके बाद आपको स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। अगर आपने कहीं पे भी एक चीज़ मिस करी, एक नंबर मिस किया, एक लेटर मिस किया, वहीं पे आपके सारे जो स्टेप्स हैं आगे चलने वाले, वो सारे गलत भी हो सकते हैं, राइट। तो ये लेवल है आपके रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन का, और यहाँ से बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट मेरे नज़रिए से जो लगता है, मैम ने जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं, मैं भी रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मुझे भी मालूम है, तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि पहली बात तो उन चीज़ों पे काम करिए जो टॉपिक ईजी है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, जैसे आपका सिलोगिज्म है, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग और कोडिंग डिकोडिंग भी ईजी में ही आता है। अगर आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत करेंगे, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो अरेंजमेंट और पजल वाले हिस्से से बच पाएंगे। और अरेंजमेंट और पजल भी कम से कम 5 से 6 आ रही है ईयर बाय ईयर, आप देखोगे तो आपको क्या करना है, इतनी लेंदी वाली चूज नहीं करनी है। उन 6 में से कोई भी 2 अरेंजमेंट पजल चूज करिए, जिनकी आपकी प्रैक्टिस हो और जिन्हें आप आराम से सोल्व भी कर पाओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे क्वांट के अंदर आपको डीआई लास्ट के 10 मिनट में सोल्व करना है, स्टार्टिंग के 10-12 मिनट में सोल्व नहीं करना, आप सीधा जंप मारिएगा क्वेश्चंस पे। ऐसे ही सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का क्वेश्चन अगर आपको शुरुआती टाइम में दिखे तो आप उसे स्किप करिएगा। आपको जैसे पहली पजल मिली, सीधा 5 क्वेश्चन का जंप मार दो, उसके बाद दूसरे टॉपिक सोल्व करो। तो 30 क्वेश्चन आप स्किप कर दो, पहले 20-25 मिनट उन पे मेहनत करो जो दूसरे टॉपिक से हैं, फिर लास्ट में क्विज और जो जितने भी पजल और अरेंजमेंट है वो उठाइएगा। ये बेस्ट सॉल्यूशन होगा। बाकी ओवरऑल सॉल्यूशन की भी बात हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो है जर्नल अवेयरनेस सेक्शन। तो जर्नल अवेयरनेस सेक्शन के अंदर क्या चैलेंजेस हैं वो गुरकीरत सर से बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा। गुरकीरत सर हमारे करंट अफेयर टीम को लीड करते हैं एडुटैप के अंदर, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है सर को। सर एग्जाम भी देते रहे हैं, ठीक है, हर बार। तो सर बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। तो सर सबसे पहला तो ये बताइए कि क्या जर्नल अवेयरनेस सेक्शन टफ आ रहा है पेपर में, जैसे क्वांट और रीजनिंग टफ आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या जर्नल अवेयरनेस सेक्शन भी टफ आ रहा है? बिल्कुल सर, दो रीज़न सेम है। जैसे आपने क्वांट की कट ऑफ बताई, रीजनिंग कट ऑफ बताई, वैसे ही अगर आप देख रहे हो पिछले 3 साल से जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ भी 12 नंबर से ऊपर नहीं जा रही, विच मीन्स ओनली 15% इज कट ऑफ। तो लेवल तो टफ हो ही रहा है इस एग्जाम में से। दूसरा सर, अगर टफ हो रहा है तो टफ होने के पीछे चैलेंजेस क्या हैं? क्या ऐसा नहीं है कि पहले भी जो जर्नल अवेयरनेस सेक्शन है, मैं बच्चों से सुनता था कि 80 में से 50 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, किसी ने 60 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, 40 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। क्या आज के टाइम पे भी इतने क्वेश्चन सोल्व करना पॉसिबल है? और अगर नहीं है तो बच्चों के सामने क्या चैलेंजेस है? उनको कितने क्वेश्चन वो मान के चलें कि अगर इतना सोल्व हो जाता है तो हम कर सकते हैं? और चैलेंजेस बताइए सर, लिमिटेड से 2-3 चैलेंजेस जिन पे काम करके बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाए। सर इफ आई टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम पास्ट 3 साल की बात करें अगर हम, क्योंकि टफ आपने बोला 3 साल से हैं, तो 3 मेजर चैलेंजेस निकल के आते हैं। सबसे पहला है टाइम, 80 क्वेश्चंस करना है 25 मिनट्स में, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 20-30 सेकंड्स ही मिल रहे हैं। दूसरा है अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस आने पूछने स्टार्ट हो गए, जो कि जनरली कोई भी नहीं पढ़ा सकता और एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा कि एग्जाम में आएगा। तीसरा है सर, क्वेश्चंस बहुत लेंथी आने लगी हैं। जो चीज़ हम फेज 2 में एक्सपेक्ट करते थे वही क्वेश्चंस फेज 1 में आ रहे हैं, विच मीन्स देखने में जितना आसान लग रहा है उतना ही सॉल्व करते मुश्किल बनी जा रहा है एग्जाम से। सर ऐसे मज़ा नहीं आएगा मुझे। जैसे अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बहुत सारी नॉलेज नहीं रखता हूँ और मैं एक फ्रेशर हूँ, तो मैं ऐसे आइडिया नहीं ले सकता। क्या आप कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बता सकते हो इन चैलेंजेस को, किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा? तो थोड़ा एग्जांपल से बताइए सर। बिल्कुल सर,
इफ आई गो बाय फर्स्ट थिंग गाइस, मैंने आपको फर्स्ट चीज बोली कि टाइम मैनेजमेंट, तो वही सेम चीज देखिए, 80 क्वेश्चन 25 मिनट्स एज आई वाज एक्सप्लेनिंग यू, आपको 20 से 30 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो एक मिनट में 3 क्वेश्चन करने हैं। So, ये सबसे पहला चैलेंज हुआ। सेकंड चैलेंज जो मैं आपको बोल रहा था, अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मतलब क्या है, जैसे अब आप 1983 वर्ल्ड कप में इंडिया ने कितने रन से वेस्ट इंडीज को हराया, ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ना तो आप इस तरह की चीजें पढ़ रहे होगे, ना आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अगर आपने पढ़ा भी होगा। फिर पूछा गया मैस्कॉट जो है वो MS मनी को मैस्कॉट लॉन्च किया था, पता नहीं कब लॉन्च हुआ है, ना तो ये लेटेस्ट करंट का न्यूज है और कब से आया है, डू नॉट नो अबाउट दैट थिंग। सेम चीज एल नीनो के ऊपर। नाउ आई विल नॉट से यू टू यार आप ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अब कल को आपने ज्योग्राफी पढ़ी, उन्होंने हिस्ट्री का सवाल पूछ लिया, मेडिवल हिस्ट्री से, तो आप क्या करोगे? तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं अनऑर्थोडॉक्स जो आपको छोड़ने होते हैं एग्जाम में। दूसरी चीज आती है आपके टाइम किल क्वेश्चंस। टाइम किल क्वेश्चंस का मतलब क्या है? ये क्वेश्चंस आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए डाले गए हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, नाउ दिस क्वेश्चन इफ आई टॉक अबाउट, अगर आपको मैं बोल रहा हूं 40 सेकंड में क्वेश्चन 20-25 सेकंड में सवाल करना है, तो यार ये नहीं होगा, इसको पढ़ने में 1 मिनट लगेगा। तो इन क्वेश्चंस में आपका टाइम किल होगा। आपको यहां पे स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी होगी कि क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में यहां पे बात की जा रही है। सेम थिंग देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को बोला जाता है आपके टाइम भी यहां पे वेस्ट होगा ही होगा। अब जैसे ये सवाल है, आपने जीएसटी में पूछा सबसे ज्यादा किसने किया, अब इन्होंने पूछा है कौन सी स्टेट टॉप 3 में थी या टॉप 3 में नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चंस वही हैं, उनको प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा यहां पे चेंज कर दिया गया है। तो सर कोई आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को कि 25 मिनट है, 80 क्वेश्चन है, तो कि कितने क्वेश्चन ठीक ठाक रहेंगे कि मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं? जैसे मैं मैथ में बोलता हूं बहुत बार बच्चों को कि अगर 4.5 कट ऑफ है तो आप अपना टारगेट 10 से ज़्यादा मत रखिएगा, ठीक है, कि आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ भी 60 से नीचे है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर ईजी आता है सपोज, तो तब आपको अपनी जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी, तब तो आप कर ही लोगे क्योंकि पेपर आसान है। लेकिन पेपर मुश्किल है, तो रीजनिंग में आपको 15 से 20 अपना टारगेट रखना है जो इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जो इंटरेस्टिंग लगता है जिनको मैथ और रीजनिंग। मैथ में 10 क्वेश्चन, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, जिनको इंटरेस्टिंग लगता है। जिनको इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो कट ऑफ निकालना ही अपना यहाँ पे एम बनाए कि मैथ में मुझे 7.5 नंबर और रीजनिंग में मुझे 15 नंबर तक लेने हैं। अगर पेपर इजी आता है, मुश्किल आता है, तो मैथ में 5-6 क्वेश्चन और रीजनिंग में 10 क्वेश्चन कर लोगे, कट ऑफ निकल जाएगी। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर कोई ऐसा एक नंबर बता सकते हैं हम बच्चों को कि अगर इतना कर लोगे तो शायद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कट ऑफ वगैरह निकालने में? बिल्कुल सर, अगर मैं बोलूं कि अगर पिछले 3 साल के बाद, तो आई थिंक 45 to 50 मार्क्स अगर आप अटेम्प्ट करो, इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट। बहुत भी ब्रिलियंट बच्चे के अटेम्प्ट इतने होंगे। सेम चीज आप वाला, अगर आपका जीए वीक है, आपका क्वांट रीजनिंग स्ट्रॉन्ग, और आपको पता आप यहां से फेस 1 कट ऑफ निकाल सकते हो, तो अगेन अगर आप 20-25 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो इट्स अ गुड मार्क्स दैट यू कैन स्कोर हियर। सिर्फ एक चीज बोलूंगा सर यहाँ पे, कि यहाँ पे एक ही चीज है, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। मतलब सॉल्यूशन अगर मैं बोलूं कि वैसे तो एंड में आप बताएंगे, बट एक चीज बोलूंगा कि प्रैक्टिस और अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ये एक चीज है सर। चलिए, तो गुरकेश सर ने आपको यहाँ पे ये बताया है, अगर मैं उनको कंक्लूड करूँ, कि आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, आपने स्कीम्स पढ़ी हैं, आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, आपने पूरा तजुर्बा ले लिया है, लेकिन जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि उन पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप जनरल अवेयरनेस सेक्शन में हमेशा अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में पाएंगे। तो सेम चीज़ लागू होती है मैथ और रीजनिंग पे। मैथ और रीजनिंग ये बोला जाता है कि प्रैक्टिस से आएगा, बट प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। पहले अच्छा सीखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब बारी आती है इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन की, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है फॉर जो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर चैलेंज है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे ही काम करना पड़ेगा। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, आपको कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग की कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छा होना चाहिए। तो आपको उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। बट मैं समहाउ इसको बहुत बड़ा चैलेंज नहीं मानता हूँ, क्योंकि फिर आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पार्ट कैसे फेस करेंगे फेज 2 के अंदर। तो अगर कमजोर है तो वास्तविकता यही है कि रीडिंग हैबिट डालिए, अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करिए और जितना हो सके अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बढ़ाइएगा। अदरवाइज आपको फिर फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल बात कर लेते हैं व्हाई टफ, कि अगर पेपर हमने बता दिया अलग अलग सेक्शंस का एनालिसिस करके कि टफ है, तो टफ क्यों पूछा जा रहा है? सबसे बड़ा कारण क्या है इसके पीछे? आप जानते हो आरबीआई ग्रेड बी के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो 150 से 300 के बीच में होती है,
ठीक है। 150 से 300 के बीच में वैकेंसीज होती हैं और 2 लाख के लगभग बच्चे जो हैं इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपको ये एक पॉपुलेशन है और इसमें से कोई आपको एक सैंपल लेना है और वो सैंपल बेस्ट 150-160 पीपल्स का है, तो आप उनके लिए कुछ पैरामीटर तो सेट करेंगे ना कि ये 2 लाख लोग हैं और इसमें से मुझे 150 ही सेलेक्ट करने हैं, तो मैं वो चूज करूंगा ना जो बेस्ट होंगे, जो बेस्ट एबिलिटी होगी जिसके अंदर, जिनका एप्टीट्यूड अच्छा होगा, जिनकी इकोनॉमिक्स अच्छी होगी, जिनका जो थॉट प्रोसेस है मेरे मुताबिक होगा, जो पॉलिसी बनाने में इस देश में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे पाए। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीजन टफ बनाने के पीछे है आपकी पोटेंशियलिटी चेक करना, वो जो क्रीम है उस क्रीम को सेलेक्ट करना। ठीक है, तो एक सैंपल स्पेस चूज करते हो तो बेस्ट निकालने के लिए, फिल्टर करने के लिए आपको इस एग्जाम को टफ पूछा जा रहा है, जो मेरे नजरिए से बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। जो अच्छी क्रीम है वही सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर क्या सिर्फ फेज 1 डिफिकल्ट बनाने से फेज 2 भी अच्छा आ रहा है? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सब्जेक्ट्स पे कमांड अच्छी होती है, लेकिन शायद जिनको जर्नल अवेयरनेस या एप्टीट्यूड या इंग्लिश से दिक्कत आती है, तो उन लोगों के लिए फेज 1 रखा गया है ताकि उनको भी फिल्टर कर पाएं और अच्छी क्रीम जो है वो सेलेक्ट कर पाएं। क्योंकि एट द एंड जो भविष्य है वो भारत देश का है, हमारी पॉलिसीज का है, हमारा जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसका है। ठीक है, तो बेस्ट ढूंढने के लिए पेपर टफ है तो जायज है, लेकिन कट ऑफ भी कम जा रही है। अगर अब ये भी तो सोचो ना, सेलेक्ट तो बेस्ट लोग ही होंगे, तो ये तो सबके लिए ही टफ है। ठीक है, 2 लाख में से सेलेक्ट तो हो रहे हैं ना 150, या तो ऐसा होता कि जानबूझ के कट ऑफ इतनी बना दी और 150 लोग भी फाइनली सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप पेपर जितना मर्जी पूछ लो, बच्चे तो फिर भी सेलेक्ट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कमियां आप में हैं कि कोई ना कोई तो सेलेक्ट हो रहा है ना, दैट मीन्स जो पढ़ेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर टफ है लेकिन लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, लोग उसी नंबर पे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो पढ़ रहे हैं। आप पीछे हैं तो आप भी पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगर मैं पूरा फेज 1 एग्जाम देखूं तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, इन 5 पॉइंट पे काम करेंगे, फिर मैं अल्टीमेट सोर्स भी आपको बताऊंगा जहां से आप फेज 1 को बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। पहला तो आपको एनालिसिस करना चाहिए पिछले कुछ साल के प्रीवियस ईयर पेपर का, ताकि आपको पैटर्न ये वो, हमने भी आइडिया दिया है इस वीडियो में, लेकिन जब आप देखेंगे तो एक स्मार्ट अप्रोच का बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं, बट उस जैसे क्वांट में बेस्ट जो यूज करेगा 25 मिनट का एग्जाम में वही सफल होगा। तो ये सारे कंपोनेंट पे लागू होती है। आपको लिमिटेड टॉपिक कवर करने हैं, लेकिन वो लिमिटेड टॉपिक तभी पता चलेंगे जब आप एनालिसिस करेंगे कि मैथ के वो कौन से टॉपिक हैं जो बार बार आ रहे हैं, जीए में कहां से आ रहा है, कितने महीने की करंट अफेयर पूछ रहा है, अगर रीजनिंग की बात करूं तो हर बार किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, और बेसिक से स्टार्ट करना है, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेसिक ही पढ़ते रह जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे शुरू कर दो, आप डिमोटिवेट हो जाओगे 2 दिन में, क्योंकि आपसे कुछ सोल्व तो होगा नहीं। तो बेसिक से शुरू करो, कंसेप्चुअली शुरू करो, और एक प्रॉपर प्लान बनाइए, क्योंकि अगर एक फिक्स टाइम टेबल नहीं है ना आपके पास पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में लैकिंग हो रही है, और वो शायद आपको उतनी अच्छी आउटपुट नहीं दे पाएगा। ठीक है, और रिवीजन और प्रैक्टिस जो है, ज्यादा से ज्यादा पहले पढ़ो, फिर रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें अगर मैं निचोड़ निकाल के दूं आपको कि सर कुछ ऐसा है क्या जहां पे मैं एक प्रॉपर प्लान भी फॉलो कर पाऊं, जहां मुझे अच्छा मटेरियल भी मिल जाए, जहां मेरी क्वेरीज भी रिजोल्व हो जाए, जहां मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाए, तो उसके लिए हमने लॉन्च किया है हमारा आरबीआई ग्रेड बी 2024 फेज 1 एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स। ठीक है, ये बैच नंबर 3 है। बैच नंबर 1 और 2 बहुत सक्सेसफुल रहे, हमारे बच्चों का बहुत अच्छे फीडबैक थे, उसी के बेस पे हमने ये शुरू किया है, और इस बैच में आपको हर चीज मिलेगी। ये बैच जो है 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 19 फरवरी से जो क्लासेज हैं वो इवनिंग में रहेगी 6:30 to 8:30। ठीक है, ये लाइव क्लासेज होंगी जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की लाइव क्लासेज मिलेंगी, और जीए का सारा आपको मटेरियल मिलेगा, रिपोर्ट, स्कीम, करंट अफेयर, जो भी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, और जो क्लासेज लाइव रहेंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास रहेगी। अगर आप कभी नहीं देख पाते हैं तो आप उन्हें रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, इस बैच के अंदर जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो आरबीआई ग्रेड बी लेवल का होगा, बेसिक से होगा, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम लेवल का होगा। पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम साथ के साथ सोल्व करेंगे क्लास में ही।
ठीक है, एक टॉपिक पढ़ा उस पर PYQ सोल्व करेंगे। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसे सवाल पेपर में आते हैं और उन्हीं को सोल्व कर लेता हूं। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, एक टॉपिक खत्म हुआ उस पे चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगी, फिर ओवरऑल उस सेक्शन पे सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, और फिर ओवरऑल पूरे फेज 1 के 10 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम लेवल के वो टेस्ट होंगे। ठीक है, और लाइव क्लासेस का फायदा ये है कि आप अपनी क्वेरी, डाउट फेस टू फेस बिल्कुल टीचर से पूछ सकते हो सामने बैठ करके। यहां पे आपको एक हमारी मेंटोरशिप मिलेगी जो एक इकोसिस्टम बनाती है पूरा का पूरा। आपको सपोर्ट सिस्टम, आपको कंटेंट, आपको टीचिंग सब बेहतरीन तरीके से मिलेगा। और इस बैच पे अभी आपको 50% का ऑफ मिल रहा है, लिमिटेड सीट है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि 1-to-1 अटेंशन मिले सभी बच्चों को, तो बहुत ज्यादा एंट्रीज नहीं होंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको 50% ऑफ के लिए ये कोड यूज करना है लाइव। इस लाइव कोड का यूज करिए। ये बैच आपको कहां मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और उस डिस्क्रिप्शन में आपको इस बैच का लिंक मिल जाएगा, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए, वहां भी मिल जाएगा ये कोर्स आपको। आप एडुटैप की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां मिल जाएगा। और अगर आपको तब भी कोई भी परेशानी आए, हमें कभी भी आपको, तो आप hello@edutap.co.in पे हमें कभी भी मेल कर सकते हैं, .co.in, या फिर आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8146207241। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक किसी भी दिन 7 डेज ये ओपन होता है, तो यहां भी आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आशा और अपेक्षा करूंगा कि ये जो हमने आपको फेज 1 की कहानी बताई है कि पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, क्या चैलेंजेस आते हैं और क्यों पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, और किस तरीके से आप इस एग्जाम को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आइए मिल करके इस फेज 1 की कहानी को आसान बनाते हैं। ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए और टाइम पे नोटिफिकेशन आने के बाद हम जागें और सोचें कि शायद यार टाइम से शुरू कर लेते। तो आज ये चेतावनी जो हमें मिल रही है समय की, जो हमें डिफिकल्टी जा रही है, वो ना आती। ठीक है, तो इस कहानी को आसान बनाएंगे, मिलकर के बनाएंगे। आइए और शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलो। तो अगली मुलाकात क्लास में होगी 19 फरवरी को शाम 6:30 बजे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।